आज मेरा फर्स्ट क्लास है और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ज्यामिति पढ़ाऊँ, जिस ज्यामिति का नाम है थेल्सपर में, जिसको हम ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, जो त्रिभुज में पढ़ने के लिए आता है। त्रिभुज एक ऐसा लेसन है जिसमें से अगर हम 11-12 को अगर पढ़ लेते हैं तो उसमें से 5 नंबर आता है, पूछता है, ठीक ना। जिसे हम आज तैयारी करने जा रहे हैं ज्यामिति पढ़ने जा रहे हैं। तो हम ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। देखिए, ज्योमेट्री कोई बड़का चीज नहीं होता है। बच्चा के मानना है कि सिर्फ अगर समझ में आ गया तो बड़का बात है, ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो बच्चा को भारी लगता है। समझ गए? इसीलिए हम आज ज्योमेट्री लेके आए हैं। इस ज्योमेट्री का नाम है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री का मतलब पहले बढ़िया से हमको समझना है कि सबसे पहले कहाँ से बच्चा पढ़ता है। और सबसे हार्ड मेरा लेसन ज्योमेट्री ही लगता है, सबसे हार्ड माना जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री मेरा एक ऐसा लेसन है कि अच्छे से अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। जिसको हम थ्योरम नंबर फर्स्ट से लेकर चलेंगे। इस थ्योरम नंबर फर्स्ट का नाम है थेल्सपर में। समझ रहा है बात को? थ्योरम नंबर फर्स्ट का नाम है थेल्सपर में। और थेल्सपर में समझाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि थेल्सपर में कोई बड़का चीज नहीं है इसका सिद्ध करना। समझो कि एक चुटकी भर का खेला है, बस तम चुटकी भर। अगर थेल्सपर में अगर समझ गए कि थेल्सपर में होता क्या है, थेल्सपर में रहता क्या है, कैसा रहता है, तो थेल्सपर में थोड़ा सा कोई निजी बात नहीं है, मतलब कि बन जाए। थोड़ा सा बच्चा को आसान भी लगता है, कोई बच्चा को मुश्किल भी लगता है, कई बच्चा से बन नहीं पाता है थेल्सपर में। जो हम ज्योमेट्री लेकर जा रहे हैं इसका नाम है ज्योमेट्री। इसका थ्योरम नंबर फर्स्ट से हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो थेल्सपर एकदम शुरुआत किए हैं, एकदम शुरू से चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई इसमें खराब बात नहीं है, छूटा हुआ है। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर थेल्सपर में अगर थ्योरम नंबर 11 पढ़ा दें तो 5 नंबर इधर से और 5 नंबर ग्राफ बता देंगे। और मतलब ये भी है क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, जो क्वेश्चन आने लायक रहता है। अब सोचिए कि आज कितना तारीख है, बताइए। आज शायद आपका 26 तारीख है। तो सोचिए कि लगभग आपका 2 महीना बचा हुआ है, लगभग। अब 2 महीना में बच्चा वही पढ़ता है जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, फालतू नहीं। चलिए, आज थेल्सपर में थ्योरम नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट जिसका नाम है थेल्सपर में, ठीक है। थेल्सपर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज अगर बच्चा जान जाएगा तो समझिए कि थेल्सपर में सबसे दम आसान है, सबसे आसान है। देखिए, अगर मानते हैं कि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, ठीक है, छोटा सा बोर्ड है, छोटा सा ही त्रिभुज पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है बड़ा पड़ेगा, मगर समझने की कोशिश ज्यादा करना। देखिए, थेल्सपर में अगर पढ़ रहे हैं तो थेल्सपर में 5 चीज रखना जरूरी है। और जो बच्चा 5 चीज पढ़ लिया तो समझो कि मेरा सिद्ध हो जाएगा। पहला मेरा बच्चा को यही कहा जाता है कि पहले लिखा जाता है साधारण प्रतिज्ञा। दूसरा में आता है विशेष प्रतिज्ञा। तीसरा में आता है विशेष प्रतिज्ञा। तीसरा में आता है रचना या बनावट। और चौथा में आपका आता है प्रमाण। और 5वां में आपका आता है यही सिद्ध करना था। समझ गए? ठीक है। इस ज्योमेट्री का नाम है ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। यही हमारा चैप्टर लेके आए हैं। इसमें थ्योरम नंबर के नाम से जानते हैं हम लोग। थ्योरम नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हमको पढ़ना है थेल्सपर में
सबसे पहले हमको थेल्स प्रमेय पढ़ना है। ज्यामिति में मतलब ज्योमेट्री में थ्योरम नंबर फर्स्ट में इसका नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में सिद्ध करने के लिए हमको 5 चीज चाहिए। सबसे पहले 5 चीज चाहिए। पहला, अगर मानते हैं कि मेरा पहला यही है कि मेरा पहला लिखाता है विशेष प्रतिज्ञा, ऑल टू ऑल थ्योरम नंबर में मेरा पढ़ना है। दूसरा में हमको बनाना है इसमें कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि। तीसरा में बनाना हमको रचना या बनावट। चौथा में हमको चाहिए प्रमाण। और पांचवा में हमको चाहिए यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। अगर कोई आदमी बोलता है कि 5 चीज करने से पुण्य मिलता है, जब तक कोई 5 चीज ना हो गया तो पुण्य नहीं होता। तो उसी तरह से थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय में एक ऐसा नाम है थ्योरम नंबर 5 जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। इसमें सबसे मेन जरूरी है 5 चीज। 5 चीज में क्या क्या जानना जरूरी है कि अगर जिस बच्चा को विशेष प्रतिज्ञा और सिद्ध करना है कि और रचना या बनावट या प्रमाण यही सिद्ध करना। देखिए रटने वाली चीज नहीं है। कोई भी थ्योरम बनाइए, कोई भी थेल्स प्रमेय हो, या तो थेल्स प्रमेय की विलोम हो, या तो पाइथागोरस हो, या तो पाइथागोरस का विलोम हो। जितना मेरा थ्योरम आता है 11-12 को थ्योरम निकालने के लिए मेरा 10th क्लास में, उसमें से एक ना एक पूछ ही देगा। इसीलिए हमको 5 चीज बहुत मायने रखता है। 5 चीज मायने रखता है। सबसे पहले यही समझना है। और अभी कुछ नहीं समझना है, कुछ भी नहीं समझाना है, कुछ भी नहीं। समझिए कि 5 चीज में ना, पहला विशेष प्रतिज्ञा। और कोई आदमी किसी के यहाँ खाने के लिए जाता है तो क्या कहता है कि विशेष चीज बना हो, हम बढ़िया चीज बना ले चलते हैं खाए, तो इसी का नाम है पहला विशेष प्रतिज्ञा। समझ में? और दूसरा, जब खाना खा लिए क्या क्या खाए हैं वही तो सिद्ध करना। कैसे कैसे रचे हैं वही रचना है। रचना विशेष प्रतिज्ञा की सिद्ध करना है कि देखिए फर्स्ट में अगर हम थेल्स प्रमेय का हम लिखवाएंगे भी तो इसमें विशेष प्रतिज्ञा लिखने पड़ेगा। दूसरा में सिद्ध करना है कि लिखने पड़ेगा। तीसरा में रचना या बनावट लिखने पड़ेगा। चौथा में प्रमाण लिखने पड़ेगा। और 5वां में यही सिद्ध करना है था, ये लिखने पड़ेगा। अगर पूरा इतना लिखना है तो आपका 5 में 5 मार्क्स पक्का मिलेगा, पक्का। कितना बच्चा इसमें लिखता ही नहीं, बनाने का स्टाइल जानता है मगर इसमें लिखता ही नहीं है, लिखना भूल जाता है, तो बच्चा को नंबर बढ़िया नहीं मिल पाता है। वही बच्चा जाता है एग्जाम देता है तो क्या कहता है, तुम 90 नंबर बना के आए हैं, 100 में 100 बना के मेरा 60 नंबर आया। कारण यही है कि पूरा लिख नहीं पाता है। अगर फुल्ली नंबर आपको लाना है, मैथ में नंबर उठाना है, हम जानते हैं कि बच्चा सब पढ़ता है, ऑल पढ़ता है, मगर 5 चीज याद नहीं करता है कि थेल्स प्रमेय में 5 चीज इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जरूरी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यही है। अगर समझ में नहीं आया, देखिए हम कुछ भी नहीं पढ़ाए, यही में लिखा हुआ है 5 को। पहला में विशेष प्रतिज्ञा, दूसरा में सिद्ध करना है कि, तीसरा में लिखना रचना या बनावट, चौथा में प्रमाण, और 5वां में यही सिद्ध करना था। 5 कोई टॉपिक मेन है। हर थ्योरम में मेरा 5 कोई टॉपिक मेरा मेन है। पहला में विशेष प्रतिज्ञा, दूसरा में सिद्ध करना है कि, तीसरा में मेरा रचना या बनावट, चौथा में प्रमाण, 5वां में यही सिद्ध करना था। अब चलिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसे थेल्स प्रमेय का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थेल्स प्रमेय में पढ़ने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज लीजिए। देखिए अब यह परिभाषा नहीं बता रहा, अभी साधारण प्रतिज्ञा नहीं बता रहा। साधारण प्रतिज्ञा आपको ही बनाना है, हमको नहीं, हम बनाने वाला नहीं है। साधारण प्रतिज्ञा आपको ही बनाना है और हम समझा देते हैं। कैसनो त्रिभुज लीजिए, सिर्फ 3 कोण का होना चाहिए बस। थेल्स प्रमेय में सिर्फ हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं बस। अब आप ही बताइए त्रिभुज में क्या भुजा होता है? 3 भुजा। त्रिभुज में 3 भुजा। इसका साधारण प्रतिज्ञा कहता है कि किसी एक त्रिभुज, किसी एगो समौसा, समौसा में भी 3 कोण होता है, तो कोई एगो समौसा, एक समौसा में से कोई एक किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, मान रहे हैं कि थेल्स प्रमेय पढ़ रहे हैं सिर्फ त्रिभुज, तो त्रिभुज में लिखने के लिए हम यही लिखें किसी त्रिभुज में एक भुजा, कोई एगो भुजा, भुजा क्या होता है? एगो होता है, 2 गो होता है, 3 गो होता है, मतलब ए होता है और बी और सी। भुजा कहने का मतलब कि आपका ए बी हो गया, आपका बी सी हो गया, आपका ए सी हो गया। तो किसी त्रिभुज में
किसी भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज में एक भुजा मतलब एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब कि एक दम खेत में अगर समझा दम कोस में दम खेत में दम देहाती भाषा में कि एगो समोसा हवा, एगो समोसा में कोई एक तोरा जौन मन है ना बउआ, जौन भुजा के तो समानांतर खींच सकता है। मानते ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो कोई एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींचो। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। पहला है साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा में यही हम लिखवाएंगे कि किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, कौन भुजा के समानांतर? एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उन दोनों भुजाओं को यही है परिभाषा। किसी भी त्रिभुज, नाम नहीं दे रहा है कि समबाहु त्रिभुज लेना है कि समद्विबाहु त्रिभुज लेना है कि समबाहु त्रिभुज लेना है, कैसनो त्रिभुज लीजिए। तो किसी त्रिभुज में, कैसनो त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में, ऐसे त्रिभुज में भुजा के होता है, तीन को होता है, तो किसी त्रिभुज में क्या भुजा कह रहा है बताइए? एक भुजा कह रहा है। तो एक भुजा जब कह रहा है तो आपके पास क्या भुजा बचेगा? दो भुजा। तो किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, कोई एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। दो को भुजा बचा, अगर दो को भुजा अगर बच गया तो उसको समान अनुपात में विभाजित करेंगे। मानते हैं कि एक वो समोसा है, उसमें तीन को बच्चा है, तो एक को देगा तो दो को तो बचेगा पक्का, तो दोनों में से तो फिर तो दो को जो बचेगा दोनों को तो 50-50 देगा। तो वही दो भुजा बचा है, तो वही दोनों भुजाओं को हम समान अनुपात में क्या किए हैं? विभाजित करते हैं। फिर से देखें, साधारण प्रतिज्ञा तो याद होना चाहिए एकदम जस्ट अभी। अगर आधा आज तक कल था, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी भी त्रिभुज हो, कैसनो त्रिभुज हो, इसी से बनाना है आपका विशेष प्रतिज्ञा। इसी से किसी त्रिभुज में हम काची बोले, पहले ही बोले हैं कि थेलिस प्रमेय में त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, पहले ही बोल चुके हैं कि थेलिस प्रमेय में त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, कोई एक भुजा के समानांतर खींचेंगे ना बाबा, तो त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तो कोई एक भुजा के समानांतर खींचेंगे तो दो भुजा बचेगा, तो वही दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब समझेंगे कि अनुपात के मतलब क्या होता है भैया। तो 2 अनुपात 3 दिए तो अनुपात मतलब जानते हो क्या होता है? बट्टा 2/। विभाजित मतलब होता है बांटना, मतलब अलग अलग करना, तोड़ना। विभाजित मतलब होता है, समझ गए? अब बताइए दोनों भुजा, एक भुजा से तो अधिक भुजा होगा, 2 को भुजा होगा, इसीलिए इसका परित भुजाओं आया। तो एक भुजा के समानांतर, समानांतर मतलब कि वैसा लाइन कि एक दूसरे लाइन कभी एक दूसरे से न मिले और न कभी एक दूसरे से कटे। तो एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में क्या भुजा? तो तीन भुजा। तो कोई एक भुजा के समानांतर, मानते हैं कि ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो कोई एक भुजा के समानांतर, तो ये भुजा के समानांतर, ये भुजा के समानांतर हमें वो रेखा पूछ रहा है, तो ये भुजा के समानांतर देखो, ये लाइन सीधे चला जाएगा, ये लाइन सीधे चला जाएगा। अभी कुछ नहीं समझा रहा है, इसमें दम भी नहीं है, अभी तो परिभाषा समझा रही है, तो इसे समझा रहा है। अभी यहां समझिए चुपचाप। साधारण प्रतिज्ञा फिर से हम रटेंगे। साधारण प्रतिज्ञा नाम अभी याद होना चाहिए। साधारण प्रतिज्ञा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो इसको हमको बनाने के लिए रहेगा। समझ में आ रहा है? दिया हुआ रहेगा, याद करो। किसी त्रिभुज में, मान लो कि नहीं है, मान लीजिए कि कोई एक वो त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज में कोई एक भुजा है, कोई एक भुजा, किसी भी त्रिभुज लेना है, त्रिभुज नाम नहीं लेना है कि समबाहु त्रिभुज लेना है कि समद्विबाहु त्रिभुज लेना है कि समबाहु त्रिभुज लेना है। किसी एक त्रिभुज में, कैसनो त्रिभुज हो, किसी एक त्रिभुज में क्या चीज कर रहा है? देखिए, किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, के भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। जैसे कि 3 को बदमाश है, एगो हीरो है, एगो मारेगा तो 2 को बचेगा ना, तकाची का 2 को है तो दोनों को तो हम निपटा लेंगे बढ़िया से। तो उसी तरह से त्रिभुज में के कौन होता है? 3 कोण, 3 को भुजा होता है।
तीन गो कोण होता है त्रिभुज में और तीन गो भुजा होता है। यहाँ पे तो भुजा की बात है, कोण की बात नहीं है, यहाँ पे तो भुजा की बात है। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, के भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर, तो एक भुजा हो गया तो के भुजा बचा, दो भुजा। तो बोलिए कि एक भुजा को लाइन मार दिया है तो दूसरा भुजा बचल है ना, तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे कि ना करेंगे। ये कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कितना भुजा होता है बताइएगा। के भुजा होता है, सब कोई बच्चा जानता है कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है और त्रिभुज में तीन गो कोण होता है। मगर यहाँ पे भुजा की चर्चा करना है कि कोण की चर्चा करना है? भुजा के, समझ रखना है मेरी बात को ना, भुजा की चर्चा करना है जाकर, समझिए बुआ, भुजा की चर्चा करेला। तो भुजा तीन गो, एगो होता है ए बी, एगो होता है बी सी, एगो होता है ए सी, समझ रहे हैं। तो बी सी, तो कोई कह रहा है कि किसी त्रिभुज में भुजा तीन गो लेकिन एक भुजा ले, दो भुजा छोड़ा, समझ में आएगा ना। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, कैसनो त्रिभुज लीजिए, कैसनो त्रिभुज हो, उसमें एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, और कोई एक भुजा के समानांतर रेखा ना खींचेंगे, लाइन में ना मारेगा। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, मतलब खींची गई रेखा ये अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। एक भुजा ई बचा है तो एक भुजा ई बचा, समझ में आया? एक भुजा ई बचा है तो एक भुजा ई बचा है, तो जिसमें एक भुजा के समानांतर अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काची करता है? विभाजित करता है। यही ध्यान देना, समझ में आ रहा है? पहले हम लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा, लिख के डैश देंगे, ये लिख के डैश दीजिए साधारण प्रतिज्ञा, फिर समझाएंगे। ठीक है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, भुजा के गो? तीन गो, लेकिन एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, कोई एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, फिर से सुनिएगा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, बचा दो भुजा ना, तो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हम 5 चीज बताए थे, याद है ना? पहला में हम बताए थे साधारण प्रतिज्ञा नहीं, सबसे पहले बताए थे विशेष प्रतिज्ञा में क्या क्या लिखाता है, विशेष प्रतिज्ञा में क्या क्या लिखवाता है। तो चलिए लिखाने के लिए सबसे पहले आ जाइए, तैयार हो जाइए। विशेष प्रतिज्ञा 5 को रटना है, देख लीजिए। पहला में है विशेष प्रतिज्ञा, दूसरा में चलेगा मेरा सिद्ध करना है कि, तीसरा में चलना है हमको रचना या बनावट, चौथा में चलना है रचना या बनावट, चौथा में चलना है हमको प्रमाण, और पांचवा में चलना है यही सिद्ध करना है। ये 5 इवेंट टॉपिक है जिसमें से हम विशेष प्रतिज्ञा लेकर चल रहे हैं, त्रिभुज लेना बस। अब इसको नाम दे दीजिए ए और बी और सी। चलिए लिखने का काम कीजिएगा। सबसे पहले लीजिएगा विशेष प्रतिज्ञा में, मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है। देखिए, मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है। मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज, कहा कि किसी त्रिभुज में था, किसने वो त्रिभुज बना दिए हैं। अब कह रहा है कि एक भुजा के समानांतर, बोलिए ये भुजा है कि नहीं है बीसी, तो ये भुजा के समानांतर है वो रेखा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। इसका हूं समानांतर ले सकते हैं, इसका हूं समानांतर ले सकते हैं, आपका जैसा मन है जैसा समानांतर लीजिए कोई। मगर एक भुजा के समानांतर, ऐसे भुजा कितना होता है त्रिभुज में? 3 होता है। त्रिभुज में भुजा 3 होता है, लेकिन कोई एक भुजा के समानांतर खींचा जाएगा। तो कोई एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, कोई एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, तो खींच दिए रेखा कहा रहा था। फिर लिखेंगे मान लिया कि अभी से त्रिभुज जिसमें एक रेखा, जिसमें एक भुजा
इसमें एक भुजा BC, जिसमें एक भुजा BC, जिसमें एक भुजा BC, इसमें एक भुजा BC, इसमें एक भुजा BC के समानांतर, इसमें एक भुजा BC के समानांतर एक रेखा DE खींची गई है। देखिए काची करा किसी त्रिभुज में कैसनो एगो त्रिभुज लेना है, एक भुजा के समानांतर एगो रेखा खींचना है, खींच दिए बाबा। मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा BC के समानांतर एक रेखा DE खींची गई है। ये खींची गई है जो क्रमशः भुजा AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब कि बांटती है। समझ में आया? देखिए सबसे पहले लिखना है कि मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है। हम सबसे पहले लिखना, हम कुछ नहीं जा रहे थे, लिखेंगे कि मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा BC के समानांतर एक रेखा DE खींची गई है। जो माने हैं जो भी तो लिखे हैं बाबा। देखिए मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है, मान लीजिए जिसमें एक भुजा, कोई एक भुजा लेना है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है लेकिन कोई एक भुजा लेना है तो लिए BC, जिसमें एक भुजा BC के समानांतर, तब पर भी मेरे पास एक भुजा बचा हुआ है AC और AB, 2 भुजा बचा हुआ है और BC भी भुजा जाते हैं। BC के समानांतर, इसके समानांतर एक रेखा DE खींची गई है, एक रेखा DE खींची गई है जो क्रमशः भुजा AB को, जो क्रमशः भुजा का AB है ना, AB को कौन बिंदु पर, D बिंदु पर, तथा AC को कौन बिंदु पर, E बिंदु पर क्या करती है, काटती है। अब समझ में आया? अब लिखना है विशेष प्रतिक्रिया के बाद बताए थे कि 5 को इंपॉर्टेंट होता है कि सिद्ध करना है काची करना है कि। अब देखेंगे किसी त्रिभुज में कैसनो को त्रिभुज पढ़ाए थे ना, पता है ना, कोई एक भुजा के समानांतर, तो कोई एक भुजा के समानांतर खींचे थे ना रेखा, यह जगह पद के रुकना है। अब काची का अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। बताइए BC चल गया अपन ससुराल, तो 2 ना बचा AC और AB, तो यही 2 ना बचेगा। काची का अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात, अगर पटना से गाड़ी चलेगा तो बीच में रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो AD होगा। तो यही तो सिद्ध करना है, AD बटा DB बराबर, इधर से चलिए तो AE बटा BC, यही तो सिद्ध करना। अगर लाइन से हम बनाए हैं, लाइन से हम पढ़े हैं, तो यही देखना है कि किसी त्रिभुज में तो कैसनो को त्रिभुज पार नहीं हुआ। याद करना है साधारण प्रतिज्ञा, किसी त्रिभुज में सर तो कैसनो को त्रिभुज पर आ गया सर। किसी त्रिभुज में 3 भुजा होता है सर, लेकिन उसमें से हम एक भुजा लेंगे सर। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, काची कर गया रेखा, खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को, एक भुजा बचा 2 गो ना, तो जब एक भुजा के समानांतर हम रेखा खींच दिए हैं तो 2 गो भुजा बचेगा ना, तो वही 2 भुजा को हम समान अनुपात में विभाजित कर देंगे, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। तो यही है मेरा विशेष प्रतिज्ञा। किसी त्रिभुज में तो मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है, कैसनो त्रिभुज, तो हम मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है। जिसमें कह रहा है कोई एक भुजा, तो हम एक भुजा BC लिए हैं, तो मेरे पास 2 भुजा बचा हुआ है, वो AC और AB। जब ये जिंदाबाद है, अगर इसको हम ससुराल भेजे हैं तो मेरा अभी है ये है बहुआ, समझ रखिए। BC गलवा ससुराल तो 2 गो बचल हवा AC और AB, बची के रहिए अभी 2 गो हवा। तो एक भुजा BC के समानांतर, किसका समानांतर, भुजा 3 गो, लेकिन एक भुजा BC के समानांतर एक रेखा कौन खींचा गया है, D, एक रेखा D। D हम नाम नहीं दिया, तो ABCD को कोई भी नाम दे सकते हो, CD नाम दे सकते हो, FG नाम दे सकते हो, कुछ भी तो नाम दो। तो एक रेखा DE खींचा गया है, जो बच गया था ना 2 गो भुजवा, तो AC को देखो तो छोड़ दिया, छोटा बिचवा में आके भार दिया। तो कहेगा ना कि भुजा AC को E पर तथा AB को D पर बांट दिया, मतलब 2 भागों में बांट दिया। कोई लड़का लाइन खींच रहा था, तार खींच रहा था, कोई छोटा बीच में जाके काट दिया, तो उसी जाके DE काट दिया, तो लिखेगा ना कि AB को कौन काटा, छोटा D काट दिया। AC को कौन काट दिया, E काट दिया। ये दोनों इतना गजर है ना, सम मत कहो,
भार पड़ता है छोटा की, दोनों काट दिया। अब वही तो सिद्ध करना है, आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से पर के यहाँ तक पर के विशेष प्रतिज्ञा बनाया, समझ में आया। अब यहाँ का है अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिया है। एक भुजा, दो गो भुजा बचा था, मतलब जिंदाबाद था, एक और दो, दो भुजा के देखो के भाग में बांटा है, एक एजा एक एजा एक एजा एक एजा, मतलब एडी को डीबी, ए बाटा ईसी, बांट दिया कि ना बांट दिया। लड़का सीधा था और गोर में तोड़ दिया छोटा में, तो एक गोर इधर एक गोर इधर, यहाँ से चलेगा ट्रेन तो एडी पर रुकेगा, तो एडी बटा डीबी ए बटा ईसी। यही ना करा कि हमारे दो गो भुजा बचल वाला बना हुआ तो समान अनुपात में विभाजित कर दे रहा है। हमारे दो गो भुजा बचल तो टंगवे तोड़ के दो भागों में बांट दिया था, तो वही मेरा काम टूटा हुआ है। एडी बटा डीबी ए बटा ईसी, यह दुनिया के पैरवा एक ही अब, मगर इनका तोड़ देखब है, तोड़ देखब है एडी बटा डीबी ए बटा ईसी। यहाँ से लेके ठेवना तक, ठेवना से लेके नीचे, यहाँ से लेके ठेवना तक, ठेवना से लेके नीचे, यही तो मेरा है, यही तो सिद्ध करना है। अब यहाँ का समझ में आया, समझ में आज लिखवाने वाला हम ना हुआ, कल लिखवे हुआ, समझ ना किया, आज खाली समझ। देखिए आज कितना समझावा, कल सुन हुआ क्लास में समझ रखी है, ना सुनेला तो पूछे हर मतलब ये चलते देखो। आगे चला हुआ रचना, तीसरा में आता था ना रचना यह बना। अब रचना यह बनावट जैसे चलना है, अब इसको सजाना है, अब इसको सजाना है रचना यह बनावट में। अगर यहाँ तक आ जाता है, पहला में विशेष प्रतिक्रिया, दूसरा में सिद्ध करना है कि अगर तीसरा में रचना यह बनावट मार देते हैं, तब मेरा बिंदु है, बिंदु का नाम काफी है। तो बिंदु डी से डीएम लंब डालें, बिंदु डी से एम नाम देते हैं, कुछ भी अच्छा नाम दो, एम थोड़े एबीसीडी कोई भी तो अच्छा नाम दो। बिंदु डी से डीएम लंब काची पर डाला गया है, केकरा पर देखो, केकर पैरवा है रे, एसी है। मेन हीरो तो यही ना था, एसी। मेन हीरो कौन था, एसी। अब बताओ, अब एकर से लंब डालना है तो ये कहते क्या हमरा ना ओकरे, तो एकरो लंब डालू एम। तो बिंदु ई से बिंदु डी से ना डाले, तो बिंदु ना है, तो बिंदु डी से डीएम लंब, बिंदु डी से डीएम लंब एसी पर डाल दिया, समझ में आया। अब बिंदु ई से ईएन लंब एबी के पैरवा पर छोटा के डाल दिया, मतलब एबी पर डाल दिया। और यही तो सिद्ध करना है, सी से डी के साथ शादी हुआ और ई के साथ बी के साथ, लो हो गया। बिंदु डी से डीएम लंब एसी पर और ई से ईएन लंब एबी पर डाले, और सी से डी को और बी से ई को मिलाएं, समझी मिलन करवाएं, समझ में आए। तो वही है रचना यह बनावट। तो लिखेंगे बिंदु ना है, तो लिखेंगे बिंदु डी से काची से डी से डीएम ना रे, डीएम ना डीएम। अब बच्चा जानता है कि लंब ऐसे ना उलट के, लंब ऐसे, टी के उल्टा उलंब होता है, समझ में आया ना। तो बिंदु तो लिखे बिंदु तो बिंदु डी तो डी, डी से ना जा रहा है, डी से ना, तो डी से डीएम लंब के कर गोरवा पर डाला, पूरा गोरवा बोलो एसी एसी, तथा बिंदु ई से, तथा बिंदु ई से, बिंदु ये ना बा, तो ई से ई एन, लंब सीधा वाला टी थी, उल्टा वाला टी उलट दो ना, ईएन लंब के पैरवा पर डाला, एबी पर डाला तथा और क्या किए, ये दोनों के समधी मिलन पता है ना, और सी से डी को तथा बी से ई को मिलाया। याद बोलवा बउआ, रचना तब रटना। ये बिंदु डी था ना, ये बिंदु ही था ना, जो कहा था कि अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कोई एक किसी त्रिभुज में एक भुजा, किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को, कैसनो एगो त्रिभुज लेना, दम सिंपल से दम देहाती भाषा, कैसनो एगो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज में कोई एक भुजा के समानांतर हम रेखा खींचेंगे और रेखा दो भागों में बांट देगा, तो वही तो बिंदुआ था। क्या लिखेंगे, बिंदु डी से
डीएम लम डालें, लम ऐसे डालता है उल्टा टी सीधा टी नहीं। तो डी से डीएम लम एसी पर तथा ई से ईएन लम एबी पर डाला तथा सी से डी को और बी से ई को मिलाया। कहानी छोटा, फिर से देखेंगे। बिंदु डी से, ये छोटा मत देखना, यहां देखो, बिंदु डी से डीएम लम एसी पर तथा ई से ईएन लम एबी पर डाला। चलते हैं समझी मिलन करे, सी से डी को बी से ई को मिलाया। समझ में आया? यही तो है। बिंदु डी से डीएम लम एसी पर तथा ई से ईएन लम एबी पर डाला और सी से डी को तथा बी से ई को मिलाया। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। स्टार्ट। यही ना त्रिभुज था पूरा। तीन चीज बताएं, चौथा चीज आ रहा है परमाण। परमाण में यही सीट करना है, बढ़िया से समझेंगे तो अलग टाइप में परमाण कैसे पड़ता है देख लेंगे कि ऐसा त्रिभुज था हमारी, उसको तो नथनी बना के न सजा दिए हैं, उसको हम सजाए हैं। देखो ए बी सी, यही ना नाम दिए थे त्रिभुज। मेन त्रिभुज तो मेरा यही था, ऐसा प्रयोग रेखा था, डी और ई था। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, यहां से यहां तक चलेंगे, ए डी ई तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। कहने का मतलब कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। चलिए, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल फॉर्मूला बच्चा जाता है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 के 2 एडीई में आधार कौन है बताइए? डी न है। एडीई में आधार कौन है? एडीई में आधार कौन है? यही न है। तो आधार हो गया डी। ऊंचाई मतलब होता है लंब, तो ऊंचाइया यही न जा रहा है, डी हो गया ई है। फिर चलेंगे तथा त्रिभुज यहां से चलेंगे अभी डी बी ई में। अभी चले यहाँ से ना, यहाँ से मिलाए थे, याद है? तो त्रिभुज डी बी, पहले इस साइड वाला को पहले सजा देंगे, पहले इस साइड वाला का सजा देंगे, उसके बाद इस साइड वाला का सजाएंगे। पहले इधर चलेंगे डी बी ई। तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, एक फॉर्मूला होता है। तो 1/2 के 2, अब आधार कौन है? एक आधार कौन है? ए डी बी ई। एक आधार ही ना हो गया। देखो एक आधार कौन हो गया बताओ? 1/2 गुने डी गुना ई। एक आधार कौन हो गया? डीबी का 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई तो आ जाएगा, ऊंचाई तो यही आ जाएगा ई है। ऊंचाई कौन आ जाएगा? ई है। ऊंचाई तो ई आ जाएगा, ठीक है। आधार बताओ जल्दी, आधार बताओ जल्दी। आधार कौन आ जाएगा? डीबी। परमाण में देखेंगे सबसे पहले कि परमाण में एक त्रिभुज है। त्रिभुज तो मेन त्रिभुज यही मेरा था, इसका तो सजा गया गया नथनी बढ़िया बना के, यही न था, रेखा बढ़िया था बना के। तो सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहले वो इधर से वो लंब डाला था, वो इधर से मिलावल था। इस चीज को पक्का देखना है। पहले यहाँ से इधर जाएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई। यहाँ से जाएंगे पहले ए डी ई, पहले इधर में कर जाएगा, इधर में बाल का सजाना, फिर इधर से जैसे जाना, जैसे ग्राउंड से आना था, पहले इधर से जाना ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कौन है? इन है, एडी ना, आधार एडी है, आधार एडी है, ई नहीं। इसको ख्याल मत रहना कि आधार एडी है, आधार एडी नहीं है। जैसे देखेंगे आधार ये हो गया, जैसे देखेंगे त्रिभुजिया हो गया, मेरा त्रिभुजिया हो गया, ये त्रिभुजिया हो गया। समझ में आया?
तो त्रिभुज यहाँ से हो गया, तो एडी है आधार मेरा, और ऊंचाई मेरा लंबा ही ना डाले थे, तो ऊंचाई को ए ना डाले थे, तो ऊंचाई को हम लंब से सूचित करते हैं। लंब या ऊंचाई बोलो, बात बराबर ही होता है। तो लंब फेस करने के हिसाब से तो लंब ई हो गया, ऊंचाई मतलब ई हो गया ई है। अब चलेंगे दूसरा का त्रिभुज में, यहाँ से भी चलेंगे डी बी ई में, डी बी ई में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, एगो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला बच्चा जानता है, ये तो थोड़ा सा स्पीड गाड़ी करवे करेगा। 1/2 के 2, जब आधार एकड़ ही हो सकता है तो एकड़ आधार ही नहीं हो सकता है, डीबी हो सकता है ना, तो लिखेंगे डीबी गुना ऊंचाई, अगर तो ऊंचाई से रहता है, ये डी ऊंचाई मत लगाना, क्योंकि ऊंचाई तो ही ना है ये। मेरा विशेष प्रतिक्रिया हो गया, सिद्ध करना है कि हो गया, रचना हो गया, समझ में तो आना चाहिए होगा। आई मेरा है प्रमाण। प्रमाण में त्रिभुज जो सजावल है नथनी बना के, इसको हम अलग बांट दिए हैं और बढ़िया से समझाना। त्रिभुज मेरा यह है और ऐसे जा रहा है, वैसे लाम जा रहा है, तो तुम ही बता इसी प्रकार से ना जा रहा है मेरा। तो त्रिभुज ए डी ई लेंगे, पहले इधर देखिए त्रिभुज, पहले इस साइड से लेना, पहले इस साइड से लेना, पहले इस साइड से लेना, इस साइड से नहीं, पहले इस साइड से लेना है, फिर इस साइड से। जब हिंदी साइड वाला हो जाएगा, पैर एक पैर जो छोटा टूटा है ना, एक वाला पूरा हो जाएगा ना, तब फिर एक पैर को प्लास्टर करेंगे। पहले एक पैर को प्लास्टर करेंगे ना, तब दूसरा का पैर को प्लास्टर करेंगे। पढ़ाई कोई बड़का चीज नहीं है, तो चुटकी भर गए उड़ जाता है, समझ गया हो ना। इसीलिए एक वो पैर है इसका, एक पैर को हम इसको 2 भाग में बांटा है, तो हम 2 त्रिभुज को लेकर चलेंगे, फिर इसको इधर से लेकर चलेंगे, फिर इधर से हम इधर से लेकर चलेंगे, 4 बार लेकर चलेंगे। अब देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल, एक बार ए डी ई का क्षेत्रफल यहाँ से चलेगा तो त्रिभुजन है, त्रिभुजन है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, फॉर्मूला ये तो बच्चा जानता है। अब 1/2 के 2 गुना के गुना, और आधार कौन है, तो आधार मेरा एडी हो गया, तो आधार मेरा एडी हो गया, गुना ये ऊंचाई मेरा ये है, ये तो ऊंचाई मेरा ये हो गया। और उसी में भी यहाँ से जब यहाँ से चले जब घुमाए, तो पहले हेने वाला पूरा करेंगे था ना, तो डी बी लाइन सीधे नहीं जाएंगे, एजे से मेरा लाइन, तो एजे से मेरा मुड़ रहा है, तो पहले हम मुड़े वाला से जो देखेंगे, पहले एजा देखेंगे, पहले बताओ, तो डी बी ई, एजा से पहले एजा, फिर एजा से पहले एजा, एजा से पहले एजा, फिर एजा से एजा। देखिए मोटा लाइन कहाँ किया है, देखिए एजे से किया हुआ है मोटा लाइन, देखिए ये वाला तो हो गया, ये वाला हो गया। तो एकड़ो जब एकल आधारी हो सकता है, तो एकल आधारी नहीं सकता है, और ऊंचाई बदलता नहीं है। जब ऊंचाई पहले का की है तो एकड़ो यही होगा, इसीलिए यही होगी। अब चलेंगे, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज दोनों को एक साथ कर देंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज एडी ए डी ई, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, हिंदी में क्षेत्रफल नहीं लिखोगे तो चलोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। अब जैसे जितना ऊपर का क्या है, ऊपर का लिख दो 1/2 गुने एडी गुना ई है, नीचे का 1/2 गुना डीबी गुना ई है। अब देखो ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, तो इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एडी जानते हो कहां से लाया है, यही तो नामा है और यही तो नामा है, दोनों एक साथ लिख दिए बट्टा में, क्योंकि अनुपात में ना बांटना था, अनुपात मतलब बट्टा ना होता है, तो बट्टा में लेके चलेंगे इनको। देखो यहाँ चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, तो बच्चा जो लिख दीजिए एडी बटा डी बी, ये समीकरण मेरा फर्स्ट आ गया। अब इसी प्रकार से हम चलने वाले नहीं है, इधर में तो नहीं बनाओ, तुम लोग ही बनाओगे इधर। चलो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब याद रखना है कि मेरा समीकरण फर्स्ट इतना आया था, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर ए डी बटा डी बी, और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, इतना याद रखना है कि मेरा ये समीकरण फर्स्ट आया था। देखेंगे इधर से, थोड़ा सा इधर से देखेंगे, अभी इधर से चलेंगे, इधर से इधर मैं सच गया ना, तो इधर मैं छोटा कर पैरवा टूटा है ना, तो पहले हेड में जोड़ते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले लिखना है अपने से होगा कि त्रिभुज ए ई डी, इधर मैं चल दिया था ना गाड़ी, बताओ जब उरैया में घूमिए किए तो उरैया में जाना जरूरी है, जब दूसरा रहिया जाएंगे तो बताओ, ये रहिया से हम घूमिए किए तो रहिया में चलते हैं, कैसा हवा पानी मिलता है। तो त्रिभुज तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, क्योंकि हमको साधारण प्रतिज्ञा में त्रिभुज पर रहा, तो त्रिभुज लिखना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए ई डी, यहाँ से चलो गाड़ी, यहाँ से त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, फॉर्मूले होता है, ये तो फॉर्मूला है। तो बोलो 1/2 के 2, और आधार जब एक ही हो सकता है, तो क्या एक आधार ए ही नहीं हो सकता है,
जब ADE त्रिभुज में चले थे समीकरण फर्स्ट में, तो एक आधार AD हुआ, तो क्या एक आधार AE नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है ना। तो लिखो AE गुना और ऊंचाई बताओ, एक ऊंचाई लंब एजा से गया तो एक ऊंचाई एजा से 3 नहीं जाएगा, एजा से 3 गया तो ई पर रुका, एजे वाला ऊंचाई गया, अब ई से जा रहा था डी पर रुक रहा है, तो डी से डीएम ऊंचाई जाएगा। अब बोलिए, इधर से घूम लिए, यहाँ घूम लिए, यहाँ घूम लिए, लेकिन पाकिस्तान में भी घूमे नहीं, पाकिस्तान में भी चलना है, बाकी है। चलो देखिए था क्या, चलो यहाँ से चलो EC पहले ई जा रहा है, देखो पहले एक में बताया कि पहले ई जा रहा है लाइन कि पहले ई जा रहा है, देखो पहले ई जा रहा है कि पहले ई जा रहा है, तो पहले ई जा रहा है, तो लिखे त्रिभुज ECD में तो फॉर्मूला बताओ 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो तू ही बताओ 1/2 पे 2, अब आधार का होता है वो, जब एक आधार ई हो सकता है, एक आधार ई हो सकता है, एक आधार ई हो सकता है, तो एक आधार ई का नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो यही चलते हो गया EC। और ऊंचाई कौन हो गया? ऊंचाई ई नहीं, क्या एक में ऊंचाई ई लिए थे हम, तो C से D को समझी मिलान ही करावल है, मिलान करावल है सजेला, थोड़े कह रहा था कि मिलान करवा दिए, हम मिलान करवा दिए सजे धजेला। तो यही है मेरा ई, ऊंचाइया मेरा हो गया DM, समझ रहे हैं बात को। तो यही हो गया। अब चलेंगे, इसीलिए यहाँ पर लाएंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज, अब लिख देंगे ये वाला कि एरिया ऑफ त्रिभुज, लिख देंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर 1/2 गुने AE गुना DM और 1/2 गुने EC गुना DM लिख दी। अब बताइए DM बाबू गया, 1/2 से 2 गया, तब बचा ये ना बचा AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज AECD बराबर AE बटा EC। अब समीकरण सेकंड हो गया ना। तब बताइए यही ना सिद्ध करना था, AD बटा DB, तो AD बटा DB तो यही ना है। बताइए AE बटा EC तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए आ जाएगा ना कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। क्या AD बटा AE का दोनों त्रिभुज एक ही है कि अलग है? देखिए इतना समझ में आया, सिद्ध करके लाए हैं एक समीकरण सेकंड में। बताइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज AED और ECD क्या था, सॉरी ECD, तो इतने ना आया है AE बटा AE, सॉरी EC ना AED बराबर AE आया और ECD बराबर EC आया। चलिए समीकरण सेकंड अब लिख सकते हैं कि ADE और AED देखिए इधर से त्रिभुज है, देखिए ABC अब सिद्ध हो गया। अब समीकरण फर्स्ट, जब समीकरण सेकंड आ गया तब प्रमाण खत्म। अब एजा से एक लाइन 2 लाइन और आगे चलेंगे, बस एक लाइन 2 लाइन बस यही चलेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि ABC एक त्रिभुज था, क्या बताइए जैसे ना बटा हुआ था DE, तो बताइए तो ADE, तो ADE और AED, तो AED दोनों एक ही त्रिभुज हुआ कि ना हुआ? कि छोटा के पैरवा इधर से आई, इधर से दोनों को मिला के त्रिभुज बना कि नहीं बना ना। तो लिखो इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर AED मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज AED, क्योंकि दोनों त्रिभुज का चीज लिख देंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही है, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही है, जब जैसे बन गया क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही है। फिर आगे लिखेंगे कि DBE जैसे ना संधि मिलन करवाए थे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DBE तथा एरिया ऑफ त्रिभुज जैसे ना संधि मिलन करवाए थे, तो ECD लिखेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही रेखा
एक ही रेखा और एक ही जोड़ी समानांतर रेखाओं के और एक क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही रेखा और एक ही जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही है, अब क्योंकि दोनों त्रिभुज के एक ही रेखा ना है, क्योंकि दोनों त्रिभुज के एक ही रेखा देखो मिलन होता है, देखो ये क्योंकि दोनों त्रिभुज के एक ही रेखा और एक ही जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हो गया। आप बताइए समीकरण फर्स्ट का समीकरण जब सेकंड हो गया, इतना हो गया तो आगे लिख सकते हैं हम, इतना तो समझ गए हो ना। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से ये लिख दीजिए कि AD बटा DB बराबर AE बटा AC। बस यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। बताइए ये भारी है, ये भारी है नहीं ना, यही सिद्ध करना हो गया ना। छापो जल्दी, छापो। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मैं आपसे पैसा 1 रुपया नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरे लिए सबसे बेहतर चीज होगा। समझ में आया तो मेरा कमेंट करिएगा, जिससे हम एक बच्चा को हम कमेंट करते हैं, कमेंट करिएगा, सब बच्चा को पढ़ेंगे, सबका सोल्यूशन करेंगे।